Good morning and a very, very happy morning. We are reading Gap and the Game, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are starting with next part of the book, part 2, chapter 4. Title है Always Measure Backward, page number 89. टाइटल है इंक्रीज योर होप एंड रेजिलियंस। एंड स्टीव जॉब की लाइंस हैं यहाँ पे कि भाई ज़िंदगी में सामने वाली डॉट्स को आप नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें होना क्या, लेकिन जो हो चुका है उनकी डॉट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है एक डॉक्टर का, जिल बिशप, जो काम करती है उन बच्चों के साथ में जिनको एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और जब उनके साथ काम कर रही होती है और उनके पेरेंट्स बिल्कुल इमोशनल होकर उन्हें फ़ोन कर रहे होते हैं कि देखो आज मेरा बच्चा चल पा रहा है, इससे कुछ दिन पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। यहाँ पे उसमें काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे वो डॉक्टर बच्चों के साथ में काम करती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि घास पे, अनइवन घास पे चलना भी उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब वो चलने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स के इमोशंस, उनकी प्रोग्रेस इज़ रियली हम्बलिंग। और जो एफर्ट जिल करती हैं उससे ये भी पता लगता है, चाहे डॉक्टर्स ने कुछ भी बोला हो, जो बच्चा है उनमें कैपेसिटी है कि वो उससे ज़्यादा कर सकें जैसे वो अभी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए लाइफ बहुत ही टैक्सिंग होती है, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है ताकि उनकी लाइफ स्मूथली चल पड़े, एंड देयर इज़ समथिंग टू वर्क ऑन टू इम्प्रूव देयर लाइफ। तो अगर आप हमेशा गेन माइंडसेट में नहीं हो, रेगुलरली आपको रिमाइंड ना करा जाए गेन माइंडसेट का, तो आप होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं और गैप में चले जाते हैं। जिल ऐसे पेरेंट्स के साथ में हमेशा रिफ्लेक्ट बैक करती है बैठ के कि बच्चा कहाँ से शुरू हुआ था और वो कहाँ तक पहुँच गया जो पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जिल बिशप कि हम रेगुलरली रिमाइंडेड हों अपने पास्ट गेन्स के लिए। विदाउट सीइंग व्हाट प्रोग्रेस यू हैव मेड, इट इज़ वेरी इजी टू बर्न आउट एंड गिव अप। ऐसे समय के अंदर कि एक छोटी सी भी ऐसे दिखता होगा कि आपको क्या इसमें इतनी बड़ी बात है, लेकिन वो प्रोग्रेस जब अप्रिशिएट होती है तो ये बिल्कुल फ्यूल का काम करती है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। ये रिमाइंडर कि मेरा बच्चा ग्रो कर सकता है एपिफैनी से भी पेरेंट्स के लिए, डॉक्टर के लिए एक तरीका है जहाँ पे आप आशा को मेंटेन करते हो। बिना आशा के तो मोटिवेशन होती नहीं ना, बिना आशा के आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता है रिगार्डिंग व्हाट यू आर डूइंग। जिल का स्टैंड पॉइंट है कि प्रोग्रेस यानी उन्नति ही हर कुछ है। अगर हम अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं एज अ मनुष्य, एज अ पर्सन, हम अपने आप पर गिव अप कर रहे हैं। और अगर हम ये नहीं बिलीव करते हैं कि समबडी एल्स कैन मेक अ प्रोग्रेस, फिर हम उनको भी गिव अप कर रहे हैं। राइटर कहता है, जिल ने मुझे बताया कि इस प्रोग्रेस में जब हम मेजर करते हैं तो हम किसी और को जज नहीं करते हैं। इन स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की प्रोग्रेस से ही अपने आप को मेजर करते हैं तो गेन में रहते हैं, नहीं तो वो अपने आप को कहाँ से मेजर कर रहे होते हैं? दूसरी फैमिली, दूसरे बच्चों पे जहाँ पर वो नॉर्मल होते हैं। इमीडिएटली वो गैप पे जाते हैं और डिस्पेयर में जाते हैं। पेज नंबर 91 पे राइटर कहता है, जो टीचर्स होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं ये भी बिल्कुल बर्न आउट कर देते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस प्रोग्रेस को देखना। उनका लो सेटिस्फैक्शन रेट होता है, हाई स्ट्रेस लेवल होता है। तो बराबर रेगुलरली ये देखना, अप्रिशिएट करना प्रोग्रेस को, यही की है कि जिल की एबिलिटी, ताकि वो मोटिवेशन में रहे, काम करे। तो व्हेन यू स्टे इन गेन, प्रचुरता में, आपकी मोटिवेशन आपको किसी भी तरह की ज़िंदगी के चैलेंज से आगे लेके जाती है। आप जब गेन में होते हो तो आप जो है ना अदरवाइज़ भूल जाते हो कि भी मैंने क्या प्रोग्रेस की, गैप में होने से मिस कर देते हो। मैं हूँ ना, मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे लगता है यार ये काम नहीं हुआ, आज ऑफिस में ये होना था, मैं ये नहीं देख पाती कि वो कितना काम और कर रहे हैं। ये जो अनइंटेंशनल ब्लाइंडनेस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको चीज़ें दिख नहीं रही, इंटेंशनल नहीं हो कि भाई हाँ मैं देख रहा हूँ कि क्या नहीं हो रहा। जब हम एक चीज़ पे फिक्स होते हैं ना तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि बाकी और क्या
चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं और क्या गेन ज़िंदगी के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल टनल विजन है। हमको तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हमें तो अपने गेन ही नहीं नज़र आ रहे हैं। जब हम प्रचुरता को, सफलता को, क्या मुझे मिला, इसे देखते हैं तो हमें वहाँ से आशा, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब कुछ नज़र आता है। स्पेशली जबकि प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट है, स्लोअर है, जैसा आप सोच रहे हैं उससे कम है, तो भी। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट कहते हैं कि आपका ब्रेन जो है ना, ये हमेशा चेंज होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये ऑलवेज इन प्रोग्रेस होता है। ये गलत है ये सोचना कि कोई भी व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहेगा। जो भी आप आज हैं, आप, मैं, कोई भी, हम एक ट्रांजिएंट है, एक फ्लीटिंग कॉन्सेप्ट है, टेम्परेरी हैं, जैसे भी हैं, हम हर पल बदलते हैं। हम इंसान है ना, हम न्यू नॉर्मल को बहुत क्विकली अडेप्ट करते हैं, और ये न्यू नॉर्मल अगर बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी है, उसे भी अडेप्ट करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसको नाम देते हैं ऑटोमेटिसिटी। और यही कारण है कि पहले हम जो चीज़ों को बहुत कॉन्शियसली करते हैं, वो हमारी हैबिट में आके फिर हम उसे अनकॉन्शियसली करते हैं। तो अगर आप अपने गेन्स कि आपने आज क्या पाया इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आधे से ज़्यादा गेन्स को तो भूल जाओगे। तो राइटर कहता है पेज नंबर 94 पे कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी रिसर्च हुई है ऑन लर्निंग एंड मेमोरी वर्क पे, ताकि आप देख सकें कि अपने गेन्स को देखना, भूलना कितना आसान है। विलियम होविल ने क्रिएट किया द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस लर्निंग मॉडल। ये एक 4 स्टेज लर्निंग थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है कि प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिसिटी ये होता कैसे है। और इसे आपको क्लियर करने के लिए वो राइटर कहता है कि मैंने जो 2 ट्विन टॉडलर यानी बच्चे जो घुटने चल रहे होते हैं, उसकी एक स्टडी को साथ में डाला है ताकि आप उसे समझ सको। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। आपको पता नहीं है कुछ कैसे करना है, और आपको ये भी नहीं पता कि मुझे पता नहीं है। ऐसी स्टेज के ऊपर आप डिनाई करते हो कोई भी रेलेवेंस ऑफ लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल। तो आपको ये भी नहीं पता कि मुझे ये पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं 2, फोब एंड जोरा, वो अपने जब उनकी पेरेंट्स उनके डायपर चेंज करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, और उनको ये लग रहा है कि भाई ज़िंदगी भर में हमारे डायपर तो ऐसे ही चेंज होंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे बॉडी का फंक्शन क्या है, बस उन्हें ये पता है मेरे डायपर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस क्या है, उन्हें ये नहीं पता है कि भाई मैं पॉटी कर रहा हूँ तो ये डायपर चेंज हो रहा है और ऐसा ज़िंदगी भर नहीं होना है। दे डोंट नो। स्टेज 2 क्या है? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यू डोंट नो हाउ टू डू समथिंग बट यू कैन सी योर इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ स्किल। यहाँ पे आपको ये पता है कि भाई मुझे ये आता नहीं है, पर आपको ये मालूम है, पहले में आपको आता भी नहीं है और आपको ये पता भी नहीं है कि मुझे नहीं पता है। लेकिन इसके अंदर स्टेज 2 में आपको आता भी नहीं है और आपको मालूम है कि हाँ ये मुझे नहीं आता है, और आपको ये भी पता है कि अगर मैं ये सीख लूँगा, आपको वैल्यू पता है कि ये नॉलेज मैंने गेन की और ये स्किल मैंने सीख लिया, तो जो मेरे प्रेजेंट में जो भी डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और मुझे वहाँ से ग्रोथ मिलेगी। तो राइटर कहता है कि हमने फोब और जोरा को बिठाया और उनको डायपर नहीं पहनाया और उन्हें देखने दिया कि भैया वो कितना गंदगी क्रिएट करते हैं अगर वो डायपर में नहीं होते हैं, और उन्हें पता लगा कि एक वॉशरूम का, टॉयलेट की वैल्यू क्या होती है। स्टेज 3 कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जब आपको ये मालूम है कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट को, जो चीज़ मुझे नहीं आती है उसको मैंने सीखा, और अब मुझे मालूम है कि मैं उसको परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे बहुत ध्यान से परफॉर्म करना पड़ता है। पहली स्टेज में था कि मुझे पता ही नहीं कि है क्या, मेरे में कमी क्या और मुझे क्या करना है। दूसरे में मुझे पता है कि मेरी कमी है और मैं उसको ठीक करूँ। सो फर्स्ट स्टेज में आपको पता ही नहीं है और आपको ये भी नहीं पता मुझे क्या नहीं पता, और आपको ये भी नहीं पता कि मुझे पता नहीं। दूसरे के अंदर आपको पता है कि मुझे नहीं पता है और मुझे क्या सीखना है, और तीसरे के अंदर आप सीखते हो पर कॉन्शियसली उस काम को करते हो। स्टेज 4 में है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपने प्रैक्टिस किया, परफॉर्म किया, और वो काम अब बहुत ही
अच्छे से हो रहा है, इट हैज़ बिकम योर सेकेंड नेचर, एफर्टलेसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। बच्चों के कंपैरिजन में देखें, उनको लग रहा थी हमें तो ये नैपीज़ चेंज की जाएंगी, दूसरे में उनको ये पता लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, अगर ये कितनी गंदगी हो सकती है अगर मैं प्रोटेक्शन ऑफ नैपी में नहीं हूँ। तीसरे में उन्हें ये पता लगा कि हमें बाथरूम जाना है, हमें टॉयलेट को यूज़ करना है, और इस समय उन्हें ज़रूरत है बताने की भी सब टाइम टू पॉटी ब्रेक, बाथरूम जाओ वहाँ पे पी करो। स्टेज 4 के अंदर अब वो पॉटी ट्रेंड है, उन्हें किसी भी ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर की टू गो टू रेस्ट रूम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ। जिस समय आप इस 4th स्टेज पे पहुँचते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी के लर्निंग साइकिल पे, अब आप यहाँ से वर्ल्ड में से अलग ढंग से परफॉर्म करते हो, पहले जैसे नहीं करते हो। अब आपके पास नया एक्सपीरियंस है, नई धारणा है, नया स्किल, नई हैबिट है, नई रिलेशनशिप है, और ये इन्फ्लुएंस करता है कि दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं, आप उसमें बिहेव कैसे कर रहे हैं। अब आप ये नाटक नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं मालूम है और अपने ओल्ड वे ऑफ बिहेवियर पे जाएं। आप रीफ्रेम करते हैं अपने परसेप्शंस को और डिसीजन मेकिंग को। साइकोलॉजिस्ट ब्रेंट स्लाइव अपनी बुक टाइम एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि हम अपनी री इंटरप्रेट करते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी मेमोरी को, जैसा कि आज के प्रेजेंट मोमेंट पे आपका मेंटल सेटअप है। तो क्या कहना एक्यूरेट होगा कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आपके पास्ट को एक मीनिंग देता है, और जनरली हम क्या करते हैं कि पास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट को मीनिंग देता है। हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि वो स्टोर्ड ही हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आपका जो प्रेजेंट मूड है, आपका जो फ्यूचर गोल है, ये हमारी मेमोरीज़ को इम्पैक्ट करता है। जब भी आप अपनी मेमोरीज़ में कुछ सोचते हो या वहाँ से कोई ड्रॉ करते हो ना, तो आप हमेशा जो आपकी प्रेजेंट की धारणाएं होती हैं वहाँ से लेते हो। मूड बहुत अच्छा है, किसी पे प्यार आ रहा है तो आपको उसके साथ की गई सारी अच्छी बातें याद आएगी। किसी से नाराज़गी है, कुछ है, तो उसके साथ सारी अच्छी बुरी बातें करी हुई याद आएंगी, होता है ना। तो साइकोलॉजिस्ट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। मेमोरी हमेशा रिकंस्ट्रक्टेड होती है बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट व्यूज़, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि आप कैसे देखेंगे, आप पास्ट इवेंट्स को कैसे समझेंगे। जब मेरे ब्रदर्स के साथ में मेरा लिटिगेशन हुआ उस समय, और 5-6 साल तक मैं इतनी ज़्यादा बिटर थी, तो मेरी मेमोरी में सब कुछ बुरा ही बुरा ही बुरा बुरा ही था। अब जब मैंने वो सब छोड़ दिया, वो कड़वाहट कम हो गई, तो अब मुझे उससे पहले के अच्छे समय की जो मेमोरीज है मैं वहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज़ व्हाट दिस बुक इज़ ट्राइंग टू टेल। यहाँ पे ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर की लाइंस हैं कि एक बार अगर एक माइंड स्ट्रेच हो जाता है विद द न्यू एक्सपीरियंस, वो वापस पुराने डायमेंशन में नहीं जाता। तो प्रश्न ये उठता है, राइटर ये हमें ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा है? वो खुद पूछ रहा है आपसे कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। पेज नंबर 96, और वो कहता है ये इसलिए मैटर करता है कि अगर आप चैतन्य नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, इंटेंशनल नहीं होंगे, तो आप अपने पुराने जो प्रोग्रेस है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे। भूल जाएंगे अपनी स्ट्रगल्स को, आप भूल जाएंगे कि आपने उनको कैसे दूर किया। अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर करते ही आप ग्रांटेड लेंगे कि भाई ये तो होना ही था, और जो कॉन्फिडेंस कि भाई मैं अपनी शक्ति से यहाँ पहुँचा वो नहीं होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक जर्नल रखें, वहाँ पे अपने प्रोग्रेस को लिखें, एनुअली रिव्यू करें। तो जो आज आपको लाइफ नॉर्मल लग रही है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप लुक बैक करें तो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल सपने की दुनिया है। अभी मैं ये सोच रही हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है। सो एक टाइम था जब मैं दिल्ली आई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हाउ मच हार्ड वर्क अलोन, मैं और अजय ऑटोज़ में चले, बस में चले, आज गाड़ी है, ड्राइवर है, टीम है ऑफिस के अंदर। कोविड में बिज़नेस बंद होने के बाद दोबारा टीम कंस्ट्रक्ट हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्वर्जेशन। हम एंड करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन से, डैन की लिखी हुई। मूव फॉरवर्ड, मूव टूवर्ड्स व्हाट्स ग्रोइंग। उस तरफ जाओ जहाँ पे लोग चीज़ें ग्रो हो रही हैं। जब हम प्रेजेंट होते हैं अपनी इंडिविजुअल यूनिकनेस से, तो हम अवेयर होते हैं, चेतन होते हैं कि किस तरह से जो अदरवाइज़ लाइफ में चीज़ें हैं जो ग्रो नहीं करने दे रही है, उसमें से भी हम किस तरह से निकल के ग्रो कर रहे हैं। ये आपको क्षमता देता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, और
move towards whatever is growing rather than what is not growing. तो पिछले 1 साल के अंदर जो कि मैं बड़ी अपसेट रहती हूँ कि क्या है, अब है ग्रो नहीं कर रहा, पर अगर मैं देखूँ पिछले 1 साल के अंदर उसने अपने ऑफिस के सारे खर्चे खुद मैनेज करे। 2 जनों की टीम से, रादर मैं कहूँगी 1 जनों से टीम से 10 जनों की टीम क्रिएट कर ली है। और ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। विद इन 1 ईयर हिज बुक्ड ऑर्डर्स, सप्लाईज। आई थिंक पहले बिल्कुल ड्राइव करना पसंद नहीं करता था, अब 2-2 घंटे ड्राइव करके अपना काम कर रहा है। सो मेंटली ऑल्सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आज ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मुझे दिख रहा है कि हाउ माई फैमिली हैज़ ऑल्सो ग्रोन, जो मुझे शायद कम दिखता है। मुझे लगता है मैं काफ़ी गैप में रहती हूँ and I have to have somebody to call out, and this is what I'm going to create today. What are you going to create? Tell me that. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.